हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर केमिस्ट्री क्लास। हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि मैटर जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, हमने सिर्फ सॉलिड पढ़ना था। सॉलिड को हमने जब वहाँ से लिया, सॉलिड की जब स्टडी की तो देखा कि सॉलिड भी जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा अमॉर्फस सॉलिड और दूसरा हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में जब हमने कंपैरिजन पढ़ा तो हमने ये देखा वहाँ पे कि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं दैट आर सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड यानी कि वो झूठे सॉलिड है, तो भाई हमको तो उसको पढ़ना नहीं है। फिर हमने क्या पढ़ा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ट्रू सॉलिड। जब वो ट्रू सॉलिड है, एक्चुअल में वही सॉलिड है क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो अब हम हमारा कंप्लीट चैप्टर जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेकर ही पढ़ेंगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिस्टलाइन सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। अब वो 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं देखिए, आयनिक सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड है। अब ये अलग अलग क्यों हैं कि ये यहाँ पर जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। जब वो अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बने हुए होंगे तो इनके इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होगा बिटवीन द 2 पार्टिकल्स देयर आर डिफरेंट। जब वो अलग अलग डिफरेंट होगा तो सॉलिड भी हमारा कैसा बनेगा, अलग अलग बनेगा। ठीक है, हम अब 1 बाय 1 करके एक एक सॉलिड पढ़ते हैं और एज वेल एज उसकी कंपैरेटिव स्टडी भी करते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं सॉलिड हमारा आयोनिक सॉलिड, या उसको आयोनिक क्रिस्टल भी कहते हैं हम। अब यहाँ पर जो आयनिक क्रिस्टल बनता है दैट इज़, यहाँ पर जो उसके पार्टिकल्स रहेंगे यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे, आयनिक क्रिस्टल्स के रहेंगे। आयनिक क्रिस्टल्स के यानी कि वो रहेंगे चार्ज्ड आयंस के। चार्ज्ड आयंस है यानी कि यहाँ पर कौन से आयंस मिलने वाले हैं आपको, एक कैटायन और एनायन मिलेगा। पॉजिटिवली चार्ज कैटायन और नेगेटिवली चार्ज एनायन। अब इनके साइज़ देखिए, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर देखते हैं आप तो नेगेटिव चार्ज जो है थोड़ा बड़ा नज़र आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपको थोड़ा सा छोटा नज़र आ रहा है ना। साइज़ डिफ़र कर सकता है, देखिए साइज़ छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कौन से रहेंगे, बस आयंस के रहेंगे। ठीक है, the particles of ionic crystals are held by Coulombic or electrostatic force of attraction between oppositely charged ion। Obviously अब ये जो charged ion हमारे हैं वो oppositely charged ion है, पॉजिटिव नेगेटिव charged ion है। जब इनके बीच का जो attraction रहेगा यानी कि opposite poles attract each other, जो हम concept पढ़ते हैं वैसा ही यहाँ पर है कि जो हमारे आयंस हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल एंड दे हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब ये हार्ड है, हार्ड क्यों रहेंगे, बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। इनका जो स्ट्रक्चर देखिए आप, काफ़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट जो है इनका काफ़ी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है। और बिकॉज ऑफ हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो, जितना ज़्यादा इनका अट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हाई रहेगा तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी कैसा आएगा, बहुत ज़्यादा हाई आएगा। ये डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट जो प्रॉपर्टी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई आएगा। ओके, now next property is, these are the non-conductors of electricity in a solid state, however they are good conductors when melted or dissolved in a water। अब इसके लिए एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि एग्जाम्पल हमने सॉल्ट का लिया हुआ है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये हम जो है कॉमन एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अगर आप ये सॉल्ट को देखते हैं सॉलिड के फॉर्म में तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, है ना। अब वो क्यों पास नहीं होगी, सॉलिड के फॉर्म में क्या वो आयंस बनाते हैं, क्या वो आयंस प्रिपेयर करेंगे, क्या नहीं। जहाँ पर उनके आयंस बनेंगे, जहाँ पर उनके आयंस प्रिपेयर होंगे वहीं पर क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो जब इनको हम जो है मेल्ट करते हैं, जब आप इनको जो है मेल्ट करते हो या जब आप उनको वाटर में डिज़ोल्व करते हो, जब ही जाकर वो क्या होंगे, आयंस प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे ही आयंस प्रोड्यूस हो गए दैट मीन्स वहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिसिटी किस फॉर्म में कंडक्ट होती है ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहाँ पर आपको मूव करते हुए मिलेगी। तो 2 फॉर्म में आपको वो मिल जाएगी। कहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर फ्लो ऑफ आयंस है
वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, या जहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो कौन सा फॉर्म है, यहाँ पर फ्लो ऑफ आयंस है। जितना ज़्यादा आयंस घूमेंगे, जितना ज़्यादा आयंस का फ्लो होगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी। ओके, नाउ दैट इज़ क्लियर अबाउट आयनिक क्रिस्टल। नेक्स्ट क्रिस्टल इज कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। ठीक है, अब कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल में ऑब्वियसली जो आप उसका नाम पढ़ रहे हो कोवैलेंट, यानी कि यहाँ पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे उनके बीच में जो बॉन्डिंग रहेगी दैट इज़ कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं हमारे, वो कौन से हैं, यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर देखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसके कौन होते हैं, एटम्स होते हैं। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग रहेगी वो किसकी वजह से होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। कोवैलेंट बॉन्डिंग कौन सी होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी तो दैट इज़ कोवैलेंट बॉन्ड, और वो जो क्रिस्टल तैयार होगा उसे कहेंगे कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल। ठीक है, अब एटम्स इन दिस क्रिस्टल, जितने भी यहाँ पर क्रिस्टल आप कंसिडर जो भी करोगे एग्जांपल लेके, कि वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एटम का ही क्रिस्टल मिलेगा। तो वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूसली लिंक रहेंगे एक दूसरे के साथ। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, एक एटम का दूसरे एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और कंटिन्यूसली वो बनाते जाएंगे, कंटिन्यूस उनका बॉन्ड बनते जाएगा। यानी कि यहाँ पर कौन सा बनने वाला है, नेटवर्क फॉर्म तैयार कर देते हैं, वो जीएंट मॉलिक्यूल बना देते हैं कंटिन्यूसली बॉन्ड फॉर्म प्रिपेयर करके। ठीक है, अब द इंटायर क्रिस्टल इज़ अ सिंगल मॉलिक्यूल, यानी कि जो भी यहाँ पर एक क्रिस्टल बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल का बनेगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिजिड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर, covalent network crystals are very hard and incompressible of all the material. These crystals have a high melting point. जैसा कि हमने लास्ट वाले हमारे क्रिस्टल में पढ़ा था कि वहाँ पर जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा था, ज़्यादा था। तो यहाँ भी वैसा ही पॉइंट है कि यहाँ पर जो है स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर है ना, कि ये जो पूरा कम्प्लीटली नेटवर्क प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी वजह से जो बॉन्ड यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ओके, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा उतना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रहेगा। तो जितना उनका स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, उनका नेटवर्क कितना ही ज़्यादा कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो जितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिस्टल रखेंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा आएगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसके लिए ये कंप्रेस ही नहीं होते हैं, है ना। कंप्रेस नहीं होंगे यानी कि आप दबाने जाएंगे उसको और वो बिल्कुल भी क्या नहीं होंगे, कंप्रेस नहीं होंगे उस टाइप से। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड इन अ कोवैलेंट बॉन्ड एंड हेंस आर नॉट मोबाइल। कोवैलेंट सॉलिड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दो फॉर्म में कंडक्ट होती है। एक तो क्या होना चाहिए, उसके पास फ्लो ऑफ आयन होने चाहिए, या फिर दूसरे क्या होने चाहिए, वहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है ना। अब लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है यानी कि नॉट मोबाइल है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं है, मोबाइल जैसा आपका कहीं भी मूव करता है ना, तो वैसे ही जो है सॉलिड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वो कहीं भी मूव करते हैं, यानी कि वायरलेस इलेक्ट्रॉन आप ऐसा कंसिडर कर सकते हो कि वायरलेस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कहीं भी मूव करते हैं। मोबाइल वायरलेस है तो कहीं भी मूव कर जाता है, तो वैसे ही होते हैं ये इलेक्ट्रॉन भी कि ये कहीं भी मूव करते हैं। तो वो जितना ज़्यादा फ्लो करेंगे, कहीं भी मूव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, वैसे ही कंडक्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि नॉट मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर मोबाइल इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी क्या, नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा, है ना। अब एग्जाम्पल देखिएगा इनका, एग्जाम्पल में है देखिए डायमंड, क्वार्ट्ज ग्लास है, क्वार्ट्ज ग्लास को हम देख लेते हैं कि हमारे जो रिस्ट वॉच है, रिस्ट वॉच के ऊपर लिखा हुआ होता है क्वार्ट्ज। ओके, अब ये जो क्वार्ट्ज है यानी कि उसके ऊपर जो कांच फिट की हुई होती है ना, वो जो कांच है, वो जो ग्लास होता है हमारे घड़ी का, जो रिस्ट वॉच का जो ग्लास होता है वो होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना हुआ, जिसे कहते हैं क्वार्ट्ज। इसके लिए आपकी घड़ी पर जो है ना क्वार्ट्ज बोलकर लिखा हुआ होता है। अब ये जो एक्सेप्शंस मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस है कि इनको नॉन कंडक्टर्स नहीं कहा जा रहा है, इनको क्या कहा जा रहा है कि ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अब वो एक्सेप्शंस मैं आपको और आगे एग्जांपल्स में बताऊंगी, इसके आगे हम कुछ एग्जांपल्स डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहली एग्जाम्पल आप देखिएगा यहाँ पर जो हम डिटेल में पढ़ेंगे दैट इज़ डायमंड। ठीक है,
आपको डायमंड नज़र आ रहा है, बिल्कुल देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है डायमंड ये। तो जो डायमंड होता है उसमें जो बॉन्डिंग रहेगी कार्बन कार्बन के बीच में, डायमंड जो है वो कार्बन का एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ओके। तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग रहेगी ना, तो वो रहेगी प्योरली sp3 हाइब्रिडाइज बॉन्ड। sp3 हाइब्रिडाइज बॉन्ड यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा, ओके। अब डायमंड जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड सॉलिड होता है। अब हार्ड सॉलिड कब होता है ये मैंने आपको बताया है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा सॉलिड उतना ही ज़्यादा हार्ड बनेगा, ठीक है। तो डायमंड जो है वो अब तक का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है एंड विद द वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट दैट इज़ 3550 डिग्री सेल्सियस। डायमंड का तो आपने चमकदार वाला स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब उसका जो है हम नेटवर्क स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि sp3 हाइब्रिडाइज बॉन्ड बनता है। sp3 हाइब्रिडाइज यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो हर कार्बन के बीच में अगर आप देख लें यहाँ पर तो पेंटागोन और हेक्सागोन आपको नज़र आ रहा है सिंगल बॉन्ड के साथ, है ना। ये इस तरह का क्या करते हैं, हेक्सागोनल शेप में या पेंटागोनल शेप में क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट नेटवर्क तैयार कर लेते हैं। और इनकी बॉन्ड लेंथ भी आपको दी हुई है, देखिएगा बॉन्ड लेंथ होती है नियर अबाउट 154 पिकोमीटर, ठीक है। तो अब हमने डायमंड के दोनों भी स्ट्रक्चर देख लिए, एक चमकदार वाला और एक दूसरा देख लिया हमने नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अगली एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, दैट इज़ बकमिंस्टर फुलरीन, और यास को सिर्फ और सिर्फ फुलरीन कहा जाता है। अब ये जो होता है बकमिंस्टर, ये होता है सॉकर बॉल के शेप की तरह, आपको फुटबॉल नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल उसी शेप का होता है ये बकमिंस्टर, या उसको कहते हैं फुलरीन। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग किस तरह की रहेगी, sp2 हाइब्रिडाइज बॉन्डिंग रहेगी। sp2 हाइब्रिडाइज यानी कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, इस टाइप का बॉन्ड पाया जाता है। अब इनका जो स्ट्रक्चर है फुलरीन का, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सॉकर बॉल के शेप की तरह होता है, इसका नेटवर्क स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। अब ये नेटवर्क स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब नेटवर्क स्ट्रक्चर में आप देखिए कि आपको जो है कंप्लीट सॉकर बॉल नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर जो है बिल्कुल कंप्लीट उसका नेटवर्क स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये जो नेटवर्क स्ट्रक्चर है हमारे पास फुलरीन का, यहाँ पर जो है कार्बन जो है हेक्सागोन और पेंटागोन के फॉर्म बनाते हैं और वो हॉलो स्फेयर की तरह बनाते हैं, और यहाँ पर जो है 60 कार्बन प्रेजेंट होते हैं एट द कॉर्नर ऑफ हेक्सागोन और पेंटागोन्स। यानी कि आपको ये जो ब्लैक कलर के बॉल्स नज़र आ रहे हैं ना इसकी स्ट्रक्चर में, तो ये सारे के सारे ब्लैक बॉल्स किसके रहेंगे, कार्बन के रहेंगे, और ये पूरे के पूरे तकरीबन जो है 60 कार्बन प्रेजेंट होते हैं हर कॉर्नर पे। हेक्सागोन और पेंटागोन के जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेंगे कार्बन, दैट इज़ 60 कार्बन, ओके। ये हो गया है हमारा दूसरा एग्जाम्पल कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड का। अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ नाम सुना है आपने। ग्रेफाइट जो होता है वो पेंसिल में प्रेजेंट होता है, पेंसिल की लीड में प्रेजेंट होता है। आपको पेंसिल तो नज़र आ गई है वहाँ पर। तो अब देखिए पेंसिल का जो हमारा ग्रेफाइट का शेप है आपने देखा वो अलग था, हाँ। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, उसका नेटवर्क स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। नेटवर्क स्ट्रक्चर में देखिए आपको ये आ गया यहाँ पर कार्बन कार्बन का नेटवर्क स्ट्रक्चर। अब इसमें जितने भी कार्बन प्रेजेंट रहेंगे वो भी कौन से रहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज रहेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होते हैं यानी कि क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब ये जो ग्रेफाइट है हमारा, इसके अंदर जो होता है डी लोकलाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, और जो है उसमें एक डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल में पहले ही बताया है कि कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड में उसके जो है कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टिविटी में कुछ एक्सेप्शंस था, तो वो एक्सेप्शंस आपको अब यहाँ मिलेगा कि ग्रेफाइट के अंदर क्या है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैंने बताया ना आपको, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक जगह नहीं रहेंगे, वो कहीं भी मूव होंगे। तो वो आपको जो है ना ही फुलरीन में मिला और ना ही आपको कहाँ मिला, वो डायमंड में मिला। लेकिन जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ग्रेफाइट में प्रेजेंट है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। वो यहाँ पर जब प्रेजेंट होने की वजह से क्या करता है, वो कहीं भी मूव करता है। वो जितना ज़्यादा मूव करेगा इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा कंडक्ट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको लग रहा होगा कि मैंने 2 सॉलिड बताकर आपको यहाँ पर रोक दिया, तो देखिए आगे के 2 सॉलिड जो है उसके लिए आपको मेरा अगला लेक्चर देखना पड़ेगा। यहाँ तक कि हमने क्लियर कर दिया है। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए और अगले लेक्चर के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।